हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों बीए थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं का जिनका प्राचीन इतिहास सब्जेक्ट की एंशिएंट हिस्ट्री। इसमें हम चर्चा करने वाले दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके पेपर से संबंधित होगा, जो आपके पेपर में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये रिवीजन का आपका वीडियो है। रिवीजन में आपको किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, आपको कैसे तैयार करने हैं, तो सारी आपको जो प्रक्रिया है वो यहाँ से आपको मालूम हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए। और फटाफट आप लोग एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए दोस्तों। और वीडियो का जो बेल आइकन है, यानी कि जो चैनल का बेल आइकन है, ज़रूर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। तो दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं जो आपको यहाँ पे हम बताएंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पे करने की क्वेश्चंस हैं, यानी कि क्वेश्चन पेपर का आपका प्रश्न है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करने होंगे। अब जो प्रश्न है वो इस तरीके से आएगा, यानी कि गांगेय केलचुरी कौन थे। आपके पेपर में इस तरीके से प्रश्न आएंगे, यानी गांगेय केलचुरी कौन थे। अब गांगेय कोलचुरी ये जो है कलचुरी ये कहाँ के हैं, कौन से राजा हैं, इनका जो इनका बैकग्राउंड है उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। तो आपका जो सेक्शन ए का प्रश्न है वो इस तरीके से आपको तैयार करने हैं। रिवीजन क्लास है आप लोग को, मैं फिर से बता दूँ, रिवीजन क्लास है। और रिवीजन में आपको इस तरीके की वीडियो में आपके प्रश्न मिलते रहेंगे। अब जैसे है, गांगेय कलचुरी वंश का एक प्रमुख शासक था जो अपने दिग्विजय में जो गांगेय कलचुरी हैं वो गांगेय कलचुरी वंश का एक प्रमुख शासक था जो अपनी दिग्विजय से इसने उत्तर कांगड़ा तक आक्रमण किया और प्रयाग बनारस पर अधिकार कर पूर्व में बंगाल तक अपना राज्य विस्तृत कर लिया और दक्षिण में कुंतल तथा उत्कल तक के राजाओं को परास्त किया। इसके उपलक्ष्य में उसने विक्रमादित्य यानी कि विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की। जो भोग परमार ने उसे परास्त की, उसकी शक्ति को छीड़ कर दिया था, यानी कि जो भोज परमार थे उसे परास्त कर उसकी शक्ति का छेड़ किया था। तो इसी के उपलक्ष्य में इन्हें विक्रमादित्य की उपाधि भी प्राप्त की। तो ये गांगेय कलचुरी के बारे में था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम द्वितीय। भीम द्वितीय कौन थे, भीम द्वितीय के बारे में क्या इनकी जो टॉपिक है उसके बारे में। भीम द्वितीय आपको देखा जाए तो कई बार प्रश्न पूछा गया है, सेक्शन ए में भी पूछा गया है। अब जैसे चालुक्य वंश का प्रसिद्ध राजा भीम द्वितीय था, इनकी जो भीम द्वितीय थे वो चालुक्य वंश का प्रसिद्ध राजा था। अब लिखों में उसे महाराजाधिराज, परमेश्वर और परम भट्टारक आदि उपाधियों से अलंकृत किया गया था। भीम की सबसे पहली मुठभेड़ जो हुई थी वो पृथ्वीराज द्वितीय से हुई थी और इस युद्ध में पृथ्वीराज ने भीम को मार डाला। और 1197 ईस्वी में, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है, 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के आक्रमण में मुस्लिम सेना पराजित हुई और कालांतर में मुस्लिम सेनाओं ने गुजरात पर अधिकार कर लिया। तो ये था भीम द्वितीय के बारे में। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर कासिम। मीर कासिम कौन। अब मीर कासिम के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है कि 712 ईस्वी में अरब के खलीफा ने अपने सेनाध्यक्ष, यानी कि जो अरब के खलीफा थे, यानी कि अरब के खलीफा यानी कि सेनाध्यक्ष मीर कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। जो अरब के खलीफा थे मीर कासिम जी, उन्होंने मीर कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा और इसे ने सर्वप्रथम कराची या देवल पर आक्रमण किया। कराची पर आक्रमण किया जिससे यहाँ का राजा दाहिर, जो यहाँ के राजा थे यानी कि देवल का या कराची का, वो वहाँ पे मारे गए। और इसके उपरांत उसने नीरून ब्राह्मणबाद, अरोर और मुल्तान पर विजय प्राप्त की, परंतु कासिम की भारत विजयी अस्थायी ना रह सकी। तो ये था मीर कासिम के बारे में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, महमूद गजनबी। महमूद गजनबी के सोमनाथ आक्रमण का उल्लेख कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये भी आपका। जो महमूद गजनबी थे वो सोमनाथ मंदिर पे किस प्रकार आक्रमण किया, इसका उल्लेख लिखिए। इसमें आपको लिखना होगा कि सोमनाथ पर महमूद गजनबी का आक्रमण 1025 ईस्वी में हुआ और यह शिव मंदिर था। आपको पता है सोमनाथ जो मंदिर है वो शिव मंदिर है, सभी लोग जानते हैं। यह शिव मंदिर था जो गुजरात के समुद्र तट पर स्थित था।
3 दिन तक युद्ध चलता रहा। अंत में हिंदू परास्त हुए और 5,000 हिंदुओं का वध हो गया। मंदिर में महमूद को अपार संपत्ति हाथ लगी। कहा जाता है कि 200 ऊंट सोने चांदी का वजन कराते हुए गजनी ले गए थे। तो इस तरीके से इन्होंने लूटा था महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर में से। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजपूतों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता उनकी पराजय का कारण थी। स्पष्ट कीजिए, जो राजपूत थे जो उनकी प्रतिद्वंद्विता थी उन्हीं के कारण क्यों पराजित हुए थे, उसका उल्लेख कीजिए या उसका विवरण दीजिए। जैसे भी आपका प्रश्न पूछा जाए उस तरीके से आपको लिखना होगा। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, आपका आंसर में लिखेंगे आप लोग दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें दोस्तों। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका कि समस्त उत्तरी भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था जिनमें एकता था संगठन का अभाव था। एक राजा दूसरे राजा का विजय करके चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था और ये सभी राजा परस्पर ईर्ष्या द्वेष एवं कलह के शिकार बन चुके थे और यही कारण है कि उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों का सामना कभी संगठित होकर नहीं किया और यही कारण है कि मोहम्मद गौरी के सामने उन्हें पराजित होना पड़ा था। तो ये था राजपूतों की प्रतिद्वंद्विता जो जिसके कारण उनको ये हार का सामना करना पड़ा। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका पालों की उत्पत्ति के बारे में आप क्या जानते हैं। आंसर में लिखना है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में जो राजनीतिक विशृंखलता आरंभ हुई उसी के परिणाम स्वरूप बंगाल के 8वीं सदी के द्वितीयार्ध में पालों ने एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। यानी कि 8वीं सदी के द्वितीयार्ध में पालों ने एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। इनकी उत्पत्ति के संबंध में विद्वान एकमत नहीं है। रामचंद्र ग्रंथ टीका के अनुसार पालों की उत्पत्ति क्षत्रियों से मानी गई है और अभिलेखों में इन्हें सूर्यवंश कहा गया है। और डॉक्टर HP शास्त्री पालों की उत्पत्ति कहाँ से मानते हैं, खड़गों से मानते हैं। तो ये है पालों की उत्पत्ति के बारे में। उसके बाद फिर आता है त्रिकोणात्मक संघर्ष। अब त्रिकोणात्मक संघर्ष क्या है दोस्तों, इसमें लिखेंगे त्रिकोणात्मक संघर्ष में इसमें आता है कि महीपाल प्रथम पर राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय का आक्रमण संभवतः त्रिकोणात्मक संघर्ष का अंतिम घटना थी। इसमें क्या है कि महीपाल प्रथम के पश्चात प्रतिहार वंश में कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ जो प्रतिहार राज्य की सीमा को अछूट रख पाता और महमूद गजनबी के आक्रमण ने उनकी कमर तोड़ दी और 1036 ईस्वी में वह समाप्त हो गया। पाल वंश के शासक 1061 ईस्वी तक शासन किए और नारायण पाल के पश्चात यह वंश भी क्या हुआ कि मतोन्मुख हो चला और इस प्रकार यानी गतोन्मुख हो चला और इस प्रकार 750 से 950 ईस्वी तक वाला चलने वाला त्रिकोणात्मक संघर्ष समाप्त हो गया। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका कि त्रिकोणात्मक संघर्ष का आर्थिक कारण क्या था। अभी तक हमने त्रिकोणात्मक संघर्ष के बारे में बताया। अब आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट आपका कि त्रिकोणात्मक संघर्ष का आर्थिक कारण क्या था। इसमें लिखेंगे आप लोग दोस्तों, आंसर में लिखना है आपको कि कन्नौज प्राकृतिक संपदा एवं भौगोलिक कारणों में एक है। यानी कि जो वहाँ की जो कन्नौज जो प्राकृतिक संपदा थी वो भौगोलिक यानी कि वहाँ की जो वायु है, वायुमंडल है, वहाँ का पर्यावरण यानी कि वहाँ का जो इन्वायरमेंटल है, भौगोलिक कारण वो महत्वपूर्ण स्थाप और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण था। और यही कारण है कि उत्तर दक्षिण की तत्कालीन राजनीतिक शक्तियाँ इस पर अपना नियंत्रण रखना चाहती थी और इसी नियंत्रण के लिए विभिन्न राज्यों में शताब्दियों तक का संघर्ष चलता रहा। कन्नौज में एकाधिपत्य का अर्थ था कि राजनीतिक, आर्थिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण स्थान पर नियंत्रण हो और इनकी सामरिक दृष्टिकोण से भी इनका महत्व था। तो ये त्रिकोणात्मक संघर्ष का आर्थिक कारण था। तो आई होप आप लोग को समझ में जरूर आएगा दोस्तों। अब आता है आपका सेन वंश। सेन वंश क्या है दोस्तों, सेन वंश के बारे में क्या है, इसमें आता है कि उत्तर में है आपका कि पाल वंश के पतन के बाद
बंगाल में सेन वंश का 11वीं शताब्दी के मध्य उदय हुआ और सेन वंश का नींव डालने वाला व्यक्ति सामंत सेन था। जो सेन वंश का नींव डालने वाला था वो कौन था दोस्तों? वो थे सामंत सेन थे। और समस्त सेन चंद्र वंशी कर्नाटक क्षत्रिय था। कुछ विद्वानों का विचार है कि सेन वंश के लोग संभवतः ब्राह्मण थे, किंतु अपने सैनिक कर्म के कारण वे बाद में क्षत्रिय कहे जाने। डॉक्टर भंडारकर उन्हें ब्रह्म क्षत्रिय मानते हैं। और सामंत सेन उनका पुत्र हेमंत सेन दोनों ही सामंत थे, स्वतंत्र शासक नहीं। वो क्या थे? एक स्वतंत्र शासक नहीं थे। फिर आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन कौन थे दोस्तों? अब लक्ष्मण सेन के बारे में कि यद्यपि तुर्क आक्रमणकारियों के सामने लक्ष्मण सेन टिक ना सका। ये जो तुर्क आक्रमणकारी थे, तुर्क मतलब होता है कि जो बाबर, सिया, इनकी बाबर हो गए, अकबर हो गए, ये सब तुर्क सेना हो गए, तुर्क आक्रमण। तो ये आते हैं कि यद्यप तुर्क आक्रमणकारियों के सामने लक्ष्मण सेन टिक नहीं सके, परंतु सांस्कृतिक दृष्टि से लक्ष्मण सेन का काल अत्यधिक महत्वपूर्ण था। मिन्हान कहता है कि जिनके वंश को हिंद के अन्य राजा अधिक महत्व देते थे तथा उनकी वंशावतरण की दृष्टि से उसे मानो खलीफा मानते थे, और वह अपनी दानशीलता के कारण प्रसिद्ध था। राजशेखर ने भी अपने प्रबंध कोश में लक्ष्मण सेन की प्रशंसा की है। कहा है कि वह एक प्रतापी और न्यायी राजा था, उसके पास अपार सेना थी, वह महान शासक था। इनकी लक्ष्मण सेन को क्या कहा? वे महान शासक थे। तो इस तरीके से आपका ये सारे प्रश्न थे दोस्तों। ये था आज का आपका सेक्शन एक सारे प्रश्न जो आपके रिवीजन क्लास में आपका महत्वपूर्ण आपका टॉपिक था। तो आज की वीडियो में यहीं तक दोस्तों, और अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे। इसी के साथ अगली वीडियो तक अलविदा चाहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।